हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन नेक्स्ट पार्ट ऑफ नेक्स्ट वीडियो ऑफ रियल एनालिसिस। ठीक है, तो देखो रियल एनालिसिस आपको थंबनेल पर दिख गया होगा। इसमें हम इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। जैसे लीनियर अलजेब्रा पर आपको वीडियो मिल चुका है। ठीक है, तो लीनियर अलजेब्रा को आप अपने उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि उसमें वही चीज़ें डिस्कस की हैं जो आपकी इम्पोर्टेंट हैं, बार बार रिपीट होती हैं। यही होता है सिंपली। अब देखो, सबसे आपका जो डाउट आ रहा था कि मैकेनिक्स को लेकर के कि मैकेनिक्स में क्या हो, तो देखो मैकेनिक्स में सिंपली क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन ऐसा नहीं हो सकता कि मान लो मैं जो क्वेश्चन बता दूँ वही फंस जाए, ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है। अगर मान लो कुछ होते, अब सबसे सिंपल तरीका क्या है कि कौन से फिर क्वेश्चन तैयार किए जाएँ। तो देखो सब पहले आपको एक तो वीडियो मिलेगा, कल में आपको एक वीडियो मिल जाएगा मैकेनिक्स पर। अब इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं बताया जा सकता कि मान लो एग्जैक्टली फंस जाए। तो जो सबसे आसान तरीका है वो है कि मान लो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले 3 से 4 साल में, तो उसमें आप देख लो कि कौन सा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब वहाँ पर दिख जाएगा कि कोई क्वेश्चन रिपीट होता है या नहीं रिपीट हो रहा है, तो आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब कोई नया ही क्वेश्चन आएगा। तो उसमें क्या करना है, सिंपली आपको वहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा, नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगा उसमें। ठीक है, फिर कैसे क्या कर सकते हो, क्या उसमें फिर 5 यूनिट तैयार करना चाहिए या क्या करना चाहिए, या कौन सा यूनिट ईजी पड़ेगा, क्या रहेगा, वो सारी चीज़ें मैं बता दूंगा। तो बस इतना समझ लो कि बस उसमें कुछ टॉपिक छोड़े जा सकते हैं। जैसे और में क्वेश्चन भी आता है ना, तो बस और का क्वेश्चन ना करना पड़े, क्योंकि एक के और में क्वेश्चन हो और दो क्वेश्चन होते ही आपको पता है, तो दोनों में से मान दो, मतलब ये नहीं बात कर रहा हूँ कि वन में भी क्वेश्चन होता है फिर उसको और में दिया होता है, उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसमें से मान लो और वाला क्वेश्चन ना करना पड़े, मतलब उनमें से कोई एक ही फंस जाए। तो ये होता है कि आपका मान लो इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया, तो इसके रेस्पेक्टेड में कौन सा क्वेश्चन रहता है, ये सिंपली टॉपिक रहते हैं कि इतने में से इतना, फिर इतने में से वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब इस वीडियो में मैं रियल एनालिसिस को लेकर के बात करने वाला हूँ। तो देखो, अब सबसे पहले तो देखो, जो भी एग्ज़ाम का पैटर्न बार बार जिस फॉलो होता है उसी के पैटर्न से आपको ये चीज़ें बताई जाती हैं। अब कभी कभी ये हो सकता है कि लास्ट ईयर आपका थोड़ा उसका बात करूँ, पेपर जो है ये मैकेनिक्स का स्टैटिक्स का पार्ट थोड़ा सा मान लो जो ट्रेंड फॉलो होता है वो नहीं फॉलो हुआ, कभी कभी ये हो जाता है। ठीक है, तो पर लेकिन लास्ट के मान लो जो भी 18, 19, 22, 23 का और 23, 24 का जो पेपर रहा है ना, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। और आई होप सो मान लो वही पे ट्रेंड ही रहेगा, मान लो जो चीज़ें आ रही हैं उसी हिसाब से रहेंगी, कुछ चेंज नहीं होगा। ठीक है, इतना कुछ नहीं होगा उसमें। तो सबसे पहले देखो, सबसे आपका जो मैट्रिक स्पेस लेकर के डाउट था, सबसे पहले उसको बात कर लेते हैं कि मैट्रिक स्पेस में क्या किया जाए। ठीक है, तो सबसे पहले देखो मैं मैट्रिक स्पेस को बात कर रहा हूँ। तो मैट्रिक स्पेस में देखो, आप सिलेबस में पहले एक बार वो देख लो। देखो सबसे पहले क्या है, सबसे अच्छा तरीका है पहले सिलेबस को एक बार देख लिया करो कि सिलेबस में क्या क्या टॉपिक हैं, क्योंकि क्वेश्चन ये रहता है कि मान लो इस ये पूरा टॉपिक रहता है, टॉपिक के अंदर बहुत सारी थ्योरम दिखती हैं, तो आपको सिलेबस बड़ा दिखेगा थ्योरम जब होंगी। जब आप टॉपिक देखोगे बाय द टॉपिक तो आपको चीज़ें और आसान हो जाती हैं। जैसे मान लो मैट्रिक स्पेस में अगर आप टॉपिक देखोगे, तो देखो डेफिनेशन और एग्जाम्पल ऑफ मैट्रिक स्पेस पहला टॉपिक। दूसरा आपका ओपन वॉल और इंटीरियर। ठीक है, बाउंड्री क्लोजर हो गया आपका, एक्यूमुलेशन पॉइंट, ये सारे टॉपिक हो गए आपके। ओपन वॉल्स हो गया, इंटीरियर हो गया, बाउंड्री क्लोजर ये। तीसरा टॉपिक आपका ये मान लो ओपन एंड क्लोज सेट हो गया ये। अब देखो सिलेटेड थ्योरम होंगी। ठीक है, इंटीरियर एंड क्लोजर ऑफ सेट हो गया आपका, लिमिट हो गया। ठीक, लिमिट ऑफ सीक्वेंस इन मैट्रिक स्पेस ये हो गया। फिर आपका कोची सीक्वेंस हो गया, और लास्ट टॉपिक होता है इसमें कंप्लीटनेस। तो आपको इसमें दिख रहे होंगे, अगर टॉपिक की बात करूँ मैं, तो देखो एक ये ओपन वॉल से होता है, इंटीरियर इससे रिलेटेड होती हैं आपकी। तो यहाँ से देखो ये दो टॉपिक आपके 3, 4, 5 और ये 6 और ये 7 और ये आपका 8, मतलब इसमें देखो 8 टॉपिक हैं। ठीक है, अब देखो 8 टॉपिक तो नहीं पूछे जाएंगे, ये भी है कि क्योंकि आपका देखो 4 क्वेश्चन होंगे, क्योंकि वन का ए होता है और होता है। तो ऐसा नहीं होता कि मान लो वन के जैसे मान लो वन के ए में क्वेश्चन है और मैं भी उसी टॉपिक से क्वेश्चन हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, ये किसी और टॉपिक से होगा तो ये किसी और टॉपिक से होगा। जब दो के ए का कोई क्वेश्चन होगा और इसका और का जो क्वेश्चन होगा, तो यहाँ से 4 टॉपिक बन जाते हैं आपके। अब देखो पूरे 8 हैं टोटल, 4 पूछे जाएंगे। अब सिंपली इसमें क्या होता है कि अब जब आप एनालिसिस करते हो अनसॉल्व का, तो आपको दिखता है कि कौन सा टॉपिक रिपीटेड हो रहा है। ये हो सकता है कि थ्योरम चेंज हो रही होगी,
मतलब जैसे सीक्वेंस से कोई थ्योरम पूछ ली इस बार तो कुछ दूसरी पूछ ली, पर लेकिन ये पता चल जाता है कि ये टॉपिक बार बार पूछा जा रहा है। तो ऐसे आप एनालिसिस कर सकते हो। मैकेनिक्स हो गया या मेट्रिक स्पेस कोई पेपर हो गया, तो मेट्रिक स्पेस में इतना कुछ नहीं है। सबसे पहले आपको देखो डेफिनेशन एग्जाम्पल ऑफ मेट्रिक स्पेस, ये तो कर ही लेना है, ठीक है। इसकी आपकी मैट्रिक स्पेस की डेफिनेशन और एग्जांपल ये आप तैयार कर सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर कि मैट्रिक स्पेस अगर कोई एग्जांपल हो, वो सारी चीज़ें यहाँ से आप तैयार कर लेना। क्योंकि देखो ज़्यादातर अगर चांसेज हुआ आपका, जैसे लास्ट ईयर का एग्ज़ाम था ना, तो देखो ये वैसे मैट्रिक स्पेस आपका लास्ट ईयर ही आया था, उससे पहले आपका ये कर्टन सिलेबस में था, ठीक है। तो लास्ट ईयर जो आपका देखो ये पैटर्न रहा था। तो देखो अब अगर आप देखोगे तो जो पैटर्न जो फॉलो होता है ना, ज़्यादातर आपका सीधा सीधा थ्योरम दी जाती है और सॉल्व पूछ लेता है थ्योरम ही डायरेक्टली। तो ये था इसमें, देखो आपका ओपन सेट से सीधा पूछ लिया था कि डिफाइन ओपन सेट, फिर आपसे ये पूछ लिया कि ओपन वॉल इज ओपन सेट आपसे ये, ठीक है। तो इसलिटर थ्योरम पूछ ली सीधा सिंपली। यहाँ पर देखो आपको लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस इन मैट्रिक स्पेस डिफाइन करने के लिए बोल दिया और फिर इसलिटर थ्योरम पूछ ली। जैसे यहाँ पर फिर आपका कॉची सीक्वेंस पूछ लिया और कॉची सीक्वेंस रिलेटेड थ्योरम पूछ दी। यहाँ पर आपको कंप्लीट मैट्रिक स्पेस से पूछ लिया। तो यहाँ पर आपको देखो सिंपली दिख रहा होगा कि ये चार टॉपिक कौन कौन से हैं। ये आपके देखो चार टॉपिक हैं, आपके ओपन एंड क्लोज सेट से पूछ लिया क्वेश्चन, फिर आपके लिमिट ऑफ सीक्वेंस से पूछा, कॉची सीक्वेंस से, कंप्लीटनेस से। मतलब ऊपर के जितने भी टॉपिक थे वो नहीं पूछे। आपका डेफिनेशन एग्जाम्पल ऑफ मैट्रिक स्पेस लास्ट ईयर नहीं पूछा। अब देखो लास्ट ईयर जो टॉपिक पूछा जाता है उसके चांसेस कम रहते हैं पूछने के, ऐसा नहीं है। देखो कंप्लीट ऐसा नहीं होता है कि लास्ट ईयर जो पूछे गए टॉपिक हैं वो रिपीट नहीं होंगे, होते हैं, पर लेकिन कुछ परसेंटेज ही होते हैं। जैसे मान लो 100% में से मान लो 35 से 40% पेपर हो सकता है कि जो पूछे गए थे वो रिपीट हो जाए, ठीक है। इतना ही होता है, अगर आप देखोगे पता चल जाएगा आपको सिंपली। तो ऐसे ही देखो मैट्रिक स्पेस की डेफिनेशन और इसका एग्जाम्पल ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस बार के लिए, ध्यान रखना एग्जाम में, क्योंकि लास्ट ईयर नहीं पूछा गया था। वैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि मैट्रिक स्पेस और ये स्पेस ये रेगुलरली पूछा गया टॉपिक है, ठीक है। जो रेगुलरली पूछा जाता है और एक साल का गैप लग गया तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसकी डेफिनेशन एग्जाम्पल अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। आंसर में देख लेना किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपका यहाँ पर। अब देखो इसके बी में और में कोई भी टॉपिक हमसे पूछे, क्या हमको नहीं आए तो कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। अब देखो इसके और में फिर पूछ क्या सकता है, कौन सा टॉपिक डिस्कसली हो सकता है। देखो अगर मैक्सिमम जो होगा आपका, देखो मैट्रिक स्पेस ऐसा नहीं हो सकता कि मैट्रिक स्पेस के और में आपके कोची पे पहुंच जाए, वो लिमिट ऑफ सीक्वेंस पे हो जाए, नहीं हो सकता। मैट्रिक स्पेस के और में जो क्वेश्चन किसी किसी केस में हो सकता है बस, ठीक है। ऑलमोस्ट पेपर सारे पेपर जितने देखोगे आपको दिख जाएगा। ये आपका देखो यहाँ तक सिर्फ ओनली क्लोज साइड तक पूछ सकता है, लास्ट टॉपिक यहाँ तक हो सकता है। मान लो आपका ये जो और में जो क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। क्योंकि देखो आपका लिमिट ऑफ सीक्वेंस इन मैट्रिक स्पेस कोची सीक्वेंस, देखो सिंपली मैं बता देता हूँ। ये मैट्रिक स्पेस की डेफिनेशन एग्जांपल हो गया आपका, लिमिट हो गई और कोची हो गई, ठीक है। ये तीन इसके बहुत हाईलाइटेड टॉपिक हैं, मतलब ज़्यादा चांसेज होते हैं इनके पूछने के। पर लेकिन इनसे टॉपिक थोड़ा सा पूछ लिया वो लास्ट ईयर, ऐसा नहीं रिपीट होगा। जैसे मान लो हो सकता है कि कोची से रिपीट कर दे या लिमिट से रिपीट कर दे, इन दोनों से तो रिपीट होना एक क्वेश्चन आपका पक्का कन्फर्मली। बस सिंपली बात ये है कि बस इतना हो कि आपका मैट्रिक स्पेस के और में इनसे क्वेश्चन ना फंस जाए। क्योंकि जब आप मैट्रिक स्पेस भी तैयार करके जाओगे और आप लिमिट और ये तो पढ़ के जाने, तीन टॉपिक मैंने आपको बोल ही दिए हैं। बस इनके और में अगर यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनाना तो फिर आपका काम हो जाएगा कि आप मैट्रिक स्पेस से क्वेश्चन कर ले जाओगे, फिर आप लिमिट और कोची से पढ़ोगे, यहाँ से क्वेश्चन हो जाएगा। फिर और में कहीं किसी भी टॉपिक से रहे फिर हमको इतनी प्रॉब्लम नहीं है कि मान लो यहाँ से क्वेश्चन पसता है या नहीं पसता है, ठीक है। तो ये है आपका सिंपली। अब देखो अगर इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपका मैट्रिक स्पेस की डेफिनेशन और एग्जांपल हो गया, ठीक है, ये आप प्रिपेयर कर सकते हो। अब इसके और में जो चांसेस रहेंगे ना वो इसी के आसपास के रहेंगे, ओपन वॉल सेंट्रियर। ये मान लो ये जो टॉपिक इसके आगे के रहते हैं ना, जैसे मान लो आपको जो टॉपिक सीक्वेंस में रहता है इस टाइप से, तो ऐसा ही क्वेश्चन पेपर रहता है। आप देखोगे पैटर्न में कि मान लो ये इससे आगे जो टॉपिक रहता है इनमें क्वेश्चन बनता है, फिर इससे जो आगे टॉपिक रहते हैं उनसे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। ये इस टाइप में रहता है। तो सिंपली आपको क्या करना है यहाँ पर, ये टॉपिक फिर इन पे नहीं करना है आपको, ठीक है। मैट्रिक स्पेस के साथ फिर इनको, क्योंकि इसके और में मिल जाएगा तो फिर और में मिल जाएगा, फिर इस पर टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं होगा। तो यहाँ से आप ये तीन टॉपिक, ये जो भी टॉपिक हैं इन सबको छोड़ सकते हो, ठीक है। डेफिनेशन एग्जांपल अच्छे से प्रिपेयर कर लो मैट्रिक स्पेस पर। फिर आपको ओपन एंड क्लोज सेट, इसको अच्छे से पढ़ के जाना आप। ओपन एंड क्लोज सेट हो गया, फिर ये लिमिट ऑफ सीक्वेंस मैट्रिक स्पेस हो गया और कोची सीक्वेंस हो गया, ठीक है। ये तीन टॉपिक आप अच्छे से ही पढ़ के जाना, ठीक है। यहाँ पर जो ये रहे हैं टॉपिक, बस इसमें आप जो लास्ट ईयर पूछे गए टॉपिक थे, ठीक है। तो इसमें क्या करना, आप सिंपली जैसे मान लो अगर आप करना चाहो तो इतना बोल सकते हो यहाँ पर, जैसे आपका कंप्लीटनेस हो गया, ये भी अच्छा टॉपिक है, यहाँ से भी क्वेश्चन होता है पर लेकिन बहुत चांसेस में रिपीट होता है। तो आप मैट्रिक स्पेस, डेफिनेशन एग्जांपल, ओपन एंड क्लोज सेट,
लिमिट ऑफ सीक्वेंस इन मैट्रिक स्पेस और कॉची सीक्वेंस। ये 4 टॉपिक एकदम हैं, ठीक है। अब सिंपली बस अनसोल्व में देख लेना कि लिमिट ऑफ सीक्वेंस से लास्ट ईयर क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था, बस उसी को प्रिपेयर करके जाना। कोई अदर थ्योरम है उसको छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। जो पूछ ली गई है आपकी अनसोल्व में लास्ट ईयर में, ठीक है, वहीं से आप उसको कर लेना। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा आपका यूनिट 5। अब चलते हैं देखो आपकी यूनिट 4 पर, कि यूनिट 4 में क्या क्या रहता है। तो अब देखो यूनिट 4 की बात करूँ सिंपली, तो यूनिट 4, तो देखो यूनिट 4 यही एक ऐसी मान लो आपकी यूनिट बोलूँगा जहाँ पर आपको पहले के ए में क्वेश्चन और इसके और में भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। इसमें क्वेश्चन पूछने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन है ही ज़्यादा कि जो भी टेस्ट है इसमें मान लो आपका म्यू टेस्ट हो गया, कंपेरिजन टेस्ट हो गया, ठीक है, या डिरिचलेट टेस्ट हुआ, एबल टेस्ट हुआ, ये हुआ, तो इस पर क्वेश्चन वो बनता है। तो देखो इसमें पहले तो बता दूं आपको थ्योरम क्या क्या पढ़ कर जा सकते हो इसमें। तो देखो दो तो जो नेमिंग थ्योरम है ना पूरे रियल एनालिसिस में, जो भी मान लो जिनका नाम है वो तो इम्पोर्टेंट ही है, ठीक है। अब देखो लास्ट ईयर आपकी डिरिचलेट पूछी थी इसने, डिरिचलेट, ठीक। अब आई होप ऐसा हो सकता है, मान लो सॉरी एबल्स पूछा था इसने लास्ट ईयर, एबल टेस्ट फॉर इम्प्रॉपर इंटीग्रल, इससे क्योंकि आपको देखो दिख रहा होगा टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ, देखो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया इसने, ठीक है। और वैसे ज़्यादा चांसेस यही रहते हैं, मान लो आप अगर आप एग्जाम में देखोगे चांसेस यही रहता है कि क्वेश्चन के और में कोई ना कोई थ्योरम दी ही जाती है, ठीक है। तो जब आप इसमें से किसी में, क्योंकि इसमें देखो क्वेश्चन को तैयार करना थोड़ा ईजी पड़ता है, क्योंकि इसमें इतने टॉपिक नहीं है। तो टॉपिक तो देखो सिंपली आप समझ लो, आपका नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल, ये टॉपिक आपका, ठीक है। अब देखो वैसे ये लास्ट ईयर पूछा गया था, तो मैं इसको थोड़ा सा कम ही इंपॉर्टेंट समझूंगा इसको। ये ऐसा हो सकता है कि मान लो आपसे इस टाइप में क्वेश्चन ना पूछे, ये इसको थोड़ा सा अदर नाम दे के भी आपसे पूछ सकता है। जैसे आप ये एक अदर कॉची क्रिएशन नाम भी हमको इसको बोलते हैं। तो देखो आपको ऐसे क्वेश्चन ना मिले पर, लेकिन ये इस टाइप से मिल सकता है आपका किसी पेपर में। ये इसने नेमिंग से पूछा था, मैं देख रहा था इसका, एक मिनट। तो देखो अभी इसका कुछ इसने नेमिंग से पूछा था, ठीक है, आप देख लेना, आपको अनसोल्व में दिख जाएगा। इसी को पूछा था इसने, आपके नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन को। तो कहीं कन्फ्यूजन ना हो जाओ, तो इसलिए आपको मैं वो दिखा देता हूँ। एक मिनट, शायद 15 में हो, आई थिंक। देखो अरे एक मिनट, तो ये अभी, हाँ देखो ये रहा, कॉची क्रिएशन फॉर कन्वर्जन इम्प्रूव फर्स्ट काइंड टेस्ट द, ये टेस्ट द कन्वर्जेंस। देखो स्टेट पूछा है, अगर पूरा थ्योरम पूछता है ये तो क्वेश्चन नहीं देता इसके साथ। जब अगर स्टेटमेंट पूछेगा तो क्वेश्चन देगा। तो मतलब ये आपसे कॉची क्रिएशन नाम दे, तो ये आपका नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन ही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन का स्टेटमेंट ही लिखना है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट इसने पूछ लिया था, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ ये है, तो ओप्सो इसका कम ही स्टेटमेंट पूछा जाएगा। क्वेश्चन आप देख लेना, इसमें म्यू टेस्ट हो गया, आपका कंपेरिजन टेस्ट हो गया, वहाँ पे क्वेश्चन लगा के देख लेना। क्योंकि देखो एक क्वेश्चन तो आपका सिंपली यहाँ पर क्या रहेगा कि आपकी जो डिरिचलेट थ्योरम है और आपकी एबल टेस्ट हो गया या कंपेरिजन टेस्ट हो गया, ठीक है। ये 3 ही टॉपिक हैं इसमें आपके। ये हो गया एक आपका, ये सॉरी एबल टेस्ट हो गया, डिरिचलेट टेस्ट हो गया, और एक और टेस्ट है, एक और थ्योरम है जो इसने पूछी थी, ये होगा जैसे मान लो स्टेटमेंट ही पूछता है ज़्यादातर। देखो यहाँ पर भी स्टेट कंपेरिजन टेस्ट ऑफ इंटीग्रल। तो मतलब स्टेटमेंट तो किसी भी थ्योरम का थोड़ा एक बार अगर आप देखोगे तो आपको रहेगा। देखो यहाँ पर एबल टेस्ट हो गया, ये वाला, यही 3 टॉपिक हैं इसमें, एबल टेस्ट, डिरिचलेट टेस्ट और स्टेट एंड प्रूव लिमिट कंपेरिजन टेस्ट फॉर इम्प्रॉपर इंटीग्रल विद बाउंडेड इंटीग्रल। तो सब में टॉपिक पढ़ाए हूँ आपको, देख सकते हो आप, ठीक है। तो ये 3 टॉपिक हैं थ्योरम के लिए। तो ये 3 टॉपिक क्या होगा आपका, सिंपली देखो 4 का जो बी होगा उसी में आपको एबल या डिरिचलेट टेस्ट देखने को मिल जाएगा। अब बस एक चीज़ ये याद रखना कि आपको स्टेटमेंट खुद से याद होना चाहिए। वो स्टेटमेंट दे सकता है, स्टेटमेंट सीधा नाम ना दे के स्टेटमेंट, तो उसको समझ लेना वहाँ पर कि किसका स्टेटमेंट दिया है, ठीक है। तो यही कन्फ्यूज ना हो जाना, बस सिंपली अगर वो स्टेटमेंट दे दे आपसे प्रूव करवाए थ्योरम का, तो समझ जाना वहाँ पर कि मान लो ये अगर स्टेटमेंट ही याद नहीं होगा, आप बस आप एबल टेस्ट पढ़ के चले गए, स्टेटमेंट पर फोकस नहीं किया, कन्फ्यूजन में आ जाओगे, ठीक है। ये है। और अगर मान लो ये ऐसा हो सकता है क्योंकि अब क्वेश्चन का ट्रेंड कम, थ्योरम ज़्यादा होती हैं, तो लिमिट कंपेरिजन टेस्ट मान लो आपके 4 के ए पार्ट में देखने को मिल जाए। अगर लिमिट कंपेरिजन टेस्ट पूछा भी गया तो 4 के ए में ही मिलेगा, अगर पूछा गया।
अगर नहीं पूछा गया तो फिर क्वेश्चन ही मिलेगा। तो म्यू टेस्ट इन पे क्वेश्चन करके जाना आप, ठीक है। एन टेस्ट हो गया, पी टेस्ट जो भी है उन पे क्वेश्चन करके जाना, ठीक है। वहाँ से कर लेना प्रिपेयर आपका। तो ये यहाँ से ये कहानी, तो इसमें थ्योरम नहीं है ज़्यादा, इसमें क्वेश्चन एबल टेस्ट हो गया, डिजिटल टेस्ट हो गया इसके लिए, और 3 ही देखो बस हैं इसमें। एक नेक्स्ट रीजन सब्मिशन करनी, स्टेटमेंट ही पूछता है, वो पूछ लिया, उसके चांसेस बहुत कम है कि मान लो इस बार रिपीट कर दे, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ से आपका। तो स्टेटमेंट तो देख के जाना है इसका, ठीक है। प्रूव चाहे मत करना पर लेकिन एक बार स्टेटमेंट देख लेना, अगर बार बार रिपीट भी कर दे तो। ये है यहाँ पर, ये आ गई आपकी यूनिट 4, ठीक है। अब बात करते हैं यूनिट 3 की। अब देखो वैसे यूनिट 3 में बस सिंपल आपको पहले ही बोल चुका हूँ, पढ़ाया था मैंने, तब भी आपको मैंने बोला था कि इसमें थ्योरम ही पूछता है बस। क्वेश्चन के चांस जो होते हैं वो 1% हैं कि अगर आ जाए भाई, ठीक है, बाई चांस हो जाए, थ्योरम ही आएंगी। अब आप थ्योरम क्या आएंगी, तो देखो पहले तो आपकी इसमें जितनी भी थी ना, सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम हो गई आपकी, सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम भी इसने पूछ ली थी, फंडामेंटल थ्योरम आपकी इसने पूछ ली थी लास्ट ईयर आपकी, ठीक है। तो देखो नाम नहीं दिया, सीधा फंडामेंटल थ्योरम भी क्या क्या पूछ सकता था वो यहाँ पर। और फिर आपका देखो ये आपकी रायमन इंटीग्रल पर पूछ लिया है, रायमन इंटीग्रल, ये प्रूव दैट, ये मैं वैसे करवाए तो हूँ आपको ये थ्योरम, हाँ। और ये भी मैं आपको कराने, देखो डिफाइन करवाने के लिए बोल रहा है, और प्रूव दैट इसकी इसके लेस देन इक्वल टू होता है, ठीक है। तो ये सारी थ्योरम तो वैसे हमने की हैं सिंपली। तो इसमें देखो इंटीग्रल से ये रहता है आपका टॉपिक। तो इसमें देखो वैसे टॉपिक क्या क्या है पहले वो समझो। स्टेप फंक्शन है पहले, उससे रिलेटेड थ्योरम में, फिर हम फिर फंक्शन को बाउंडेड लेते हैं, और उसमें बस बाउंडेड के केस में क्या रहता है कि फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस और आपका स्टेप फंक्शन नहीं होता है, ठीक है। बाउंडेड होता है बस ओनली हमारा फंक्शन, क्योंकि आपको पता है कि एवरी स्टेप फंक्शन इज बाउंडेड, बट बाउंडेड फंक्शन इज नॉट, मे और मे नॉट बी बाउंडेड, वो सॉरी मे और मे नॉट बी स्टेप फंक्शन। यानी स्टेप फंक्शन आपका वो बाउंडेड फंक्शन अगर आप ले रहे हो वो स्टेप फंक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये रहता है। तो वह उससे रिलेटेड थ्योरम है आपकी। फिर तीसरा आपका फंक्शन जब इंट्रीगेबल हो, तो यहीं ये जो टॉपिक है ना आपका, फंक्शन जब इंट्रीगेबल हो, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखो जितनी भी अगर मान लो आपकी जो फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम हो, सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम पूछ लिया इस बार, तो ऐसा नहीं है कि आप इसको प्रिपेयर ना करना, क्योंकि ये थोड़ा सा होता है आपका इंपॉर्टेंट में। तो सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम हो गई, फंडामेंटल थ्योरम हो गई। अगर बात करूँ कॉची इंटीग्रल टेस्ट, तो वो बहुत पूछा ही नहीं गया। आई होप आपके अगर 4 से 5 साल में देखोगे तो पूछा ही नहीं गया, तो उसके चांसेस कम हैं। पर चांसेस कम हैं ना होने का मतलब ऐसा हो सकता है कि मान लो पूछ भी सकता है। जैसे ही देखो ये हुआ था आपका, ये देखोगे ये कभी पूछी नहीं गई थी स्टेट मार्टिन थ्योरम, ये तो अचानक से पूछ ली क्योंकि सिलेबस का पार्ट है। तो अब सिलेबस का पार्ट है, आई होप सो पूछ सकता है, पर लेकिन पूछेगा तो सिंपली बस स्टेटमेंट पूछ ले या इसका स्टेटमेंट प्रूफ पूछेगा, तब भी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हमको और में एक और क्वेश्चन देखने को मिलेगा वहाँ से, तो उसको आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। सेकंड मीन थ्योरम हो गई, फंडामेंटल थ्योरम हो गई, और आपकी फर्स्ट मीन थ्योरम हो गई। 3 तो ये नाम से चलती हैं जो थ्योरम वो है वही आपके, ठीक है, इस टॉपिक में। फिर आपकी थ्योरम क्या प्रिपेयर कर लेनी है इसमें, तो आपको देखो फिर जो इसमें थ्योरम जो प्रिपेयर करनी है सिंपली, अब आप देखो इसमें सिंपली मैं बता देता हूँ आपको। ऐसा हो सकता है कि मान लो चांसेस कम हों जो चीज़ें, पर लेकिन ज़्यादातर चांसेस आपका होता है। देखो अगर आप ज़्यादातर देखोगे तो आपका जो फंक्शन को इंटीग्रेबल देता है, तो जब जो भी मैंने थ्योरम आपको करवाई हैं, कौन कौन सी थ्योरम, नेसेसरी, पहले तो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर रायमन इंटीग्रल वो हो गई, वो तो इम्पोर्टेंट मैंने पहले ही बोल चुका था, ठीक है, कि रायमन कंडीशन के लिए इंटीग्रेबिलिटी के लिए जो कंडीशन हमने पढ़ी है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक इससे रिलेटेड जितनी भी मैंने थ्योरम करवाई थी, मतलब उसको हम उसको बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रायमन कंडीशन बोलते हैं। रायमन इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी, जो मान लो आपका फंक्शन जैसे मॉड ऑफ एफ एक्स, ये इसका इंटीग्रेशन हम निकालते हैं, तो ये भी आपका मॉड ऑफ उसके वैल्यू के बराबर आता है। तो ये क्या है, इसकी कंडीशन है सिंपली। तो उसकी कंडीशन की जितनी भी थ्योरम हैं जो भी मैंने डिस्कस की थी वो आपको सारी प्रिपेयर करनी पड़ेंगी, क्योंकि इसका सिलेबस थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है। क्योंकि ऐसा होगा, देखो मान लो फर्स्ट के ए में अगर आप स्टेप फंक्शन या बाउंडर से कोई थ्योरम पूछी, तो बी में और में जो क्वेश्चन रहेगा वो आपके रायमन इंटीग्रल से ही थ्योरम होगी, या रायमन कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी पूछ सकता है वो वहाँ से, या ये हो सकता है, ठीक। और अगर आपका इस बार देखो प्रिमिटिव नहीं पूछा गया था, प्रिमिटिव ऑफ ए फंक्शन नहीं पूछा गया था इस बार, ठीक है। तो यहाँ पर आपका इस बार चांसेस हैं कि प्रिमिटिव ऑफ ए फंक्शन से एक क्वेश्चन वो पूछ सकता है। तो डिफाइन प्रिमिटिव फंक्शन उसको अच्छे से पढ़ के जाना आप, कि प्रिमिटिव फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, उतना तो पढ़ के ही जाना सिंपली, ठीक है। ये बोल रहा हूँ बाई चांस पेपर थोड़ा सा वो हो गया, जैसे मान लो सेकंड मीन थ्योरम वो पूछ चुका है तो कम ही चांसेस हैं रिपीट हो, ठीक है। फंडामेंटल थ्योरम भी पूछ चुका है, कम चांसेज हो रिपीट हो। तो अब फंक्शन, अब नए टॉपिक क्या क्या बचे, प्रिमिटिव बचा हमारे लिए, प्रिमिटिव ऑफ फंक्शन। और अगर जब फंक्शन और आपका जो ये रायमन इंटीग्रेबल हो तो उसके इसके लिए थ्योरम तो पूछता ही है सिंपली,
ठीक है। तो प्रिमिटिव फंक्शन इस बार के लिए मुझे लगता है हाईलाइटेड टॉपिक है, आपके लिए हाईलाइटेड टॉपिक है। प्रिमिटिव फंक्शन इंपॉर्टेंट लग रहा है इस बार, ठीक है, चांसेस हैं उसके पूछने के, ठीक है। तो आई होप आपको इसमें भी क्लियर हो गया होगा ये। तो अब देखो वो बहुत कम पूछता है कि मान लो फंक्शन को बाउंडेड दे थ्योरम उससे रिलेटेड, अब ऐसा नहीं पूछ नहीं गई हो, पर लेकिन कुछ छोड़ना भी तो है ना, वो हो गया आपका सिंपली, आप उसको स्किप कर सकते हो, पर लेकिन प्रिमिटिव वो फंक्शन मत स्किप करना, फंक्शन इंटीग्रेबल हो उससे रिलेटेड थ्योरम मत स्किप करना। और आपका ये 3 थ्योरम हो गई, फंडामेंटल हो गई आपकी सेकंड मीनिंग थ्योरम, क्योंकि ये ज़्यादा नहीं है, तो आपको अगर प्रिपेयर करोगे तो 20 से 25 मिनट में तैयार कर सकते हो फंडामेंटल और ये सारी थ्योरम है, ठीक। और आपका क्या टॉपिक बोला था मैं, 3 थ्योरम, प्रिमिटिव फंक्शन और रायमन इंटीग्रल कंडीशन जो है उसकी सफिशिएंट है, नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन को पढ़ के जाना, ठीक है। तो 4 टॉपिक हैं आपके, ये कर लेना आप इनको प्रिपेयर, ठीक। अब आपका देखो सिंपली मैं बात करता हूँ, ये आपका देखो यूनिट सेकंड और यूनिट फर्स्ट। तो देखो यूनिट फर्स्ट में अगर मैं बात करूँ पहले, सबसे पहले यूनिट फर्स्ट की, तो उसमें तो टेस्ट हैं आपके, जो भी टेस्ट अगर आप देख रहे होंगे उसमें, ठीक है। तो उसमें क्या है कि अगर आप टेस्ट ही पढ़ के जाओगे ना, स्टेटमेंट एंड प्रूफ, जो भी टेस्ट आप पढ़ रहे हो उसका स्टेटमेंट पढ़ रहे हो और प्रूफ पढ़ रहे हो, अगर उससे रिलेटेड अगर आप क्वेश्चन कर पा रहे हो ना, तो आपका 10 के 10 नंबर वहाँ पर बन सकते हैं। क्योंकि उस टेस्ट में ध्यान रखना, उस टेस्ट में आपका फर्स्ट के ए में भी आपको वो थ्योरम देखने को मिलती है और सेकंड के ए में भी थ्योरम, मतलब इसके और में तो क्वेश्चन मिलेगा, पर लेकिन फर्स्ट के ए में भी थ्योरम होगी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा, उससे रिलेटेड रहता है क्वेश्चन। 2 का ए में अगर थ्योरम है और मान लो स्टेटमेंट थ्योरम पूछ लिया सिंपली, ये हो सकता है क्वेश्चन ना पूछे, तो अगर पूरा स्टेटमेंट थ्योरम का स्टेटमेंट एंड प्रूफ पूछ रहा है तो कम चांसेस रहते हैं, पर लेकिन अगर स्टेटमेंट देता है खाली तब पूछ लेता है क्वेश्चन उसके साथ, ठीक है। तो इसमें अब तक जो ट्रेंड रहा है ना, सिंपली एक फर्स्ट मिनट को देखोगे आप, तो पहले के ए और 2 के ए में मान लो थ्योरम पूछता ही है। अगर जनरली लास्ट ईयर में देखोगे तो ऐसा नहीं है कि मान लो दोनों में क्वेश्चन हो, पॉसिबल ही नहीं है, ये बहुत कम चांसेज में हो सकता है। तो अगर वहाँ पर आप स्टेट एंड प्रूफ थ्योरम पढ़ के जाओगे, ठीक है, फिर और जो थ्योरम पढ़ रहे हो, मान लो कितने टेस्ट हैं उसमें, शायद तो टेस्ट तो बहुत सारे हैं उसमें, बस आप एक टेस्ट छोड़ सकते हो इस बार के लिए, ये वाला कॉची कंडेंसेशन टेस्ट। आई होप यही थोड़ा सा वो लग रहा होगा, तो इस बार के लिए कॉची रूट टेस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, रेविज टेस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ठीक है। तो ये जो टेस्ट आप कॉची कंडेंसेशन टेस्ट छोड़ सकते हो, बहुत कम चांसेज हैं इस बार, क्योंकि पूछ लिया फिर रिपीट होने के चांस बहुत कम है, क्योंकि पूछने के लिए इतने टेस्ट हैं इसमें, तो इसलिए बहुत कम चांसेज हैं, 1% बोलूँगे उसके, ठीक है। आपके रेविज टेस्ट और वो सब हो गए, ठीक है। सिलेबस में एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको, जैसे यहाँ पर ये सारे टेस्ट है ना, आपका ये एनएस टेस्ट हो गया, ये देखो कोची क्रिएशन, ये समझ रहे हो ना, नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन होता है आपका, तो ये आपका कंपेरिजन टेस्ट, ये सब तो बहुत कम पूछा जाता है। रेविज टेस्ट हो गया, जैसे कोची रूट टेस्ट हो गया आपका, रेविज टेस्ट हो गया, लॉगरिथम रेशियो टेस्ट हो गया, डी मॉर्गन बर्टलन टेस्ट हो गया, हाइगर लॉगरिथम रेशियो टेस्ट हो गया। तो फटाफट एक दिन मान लो अच्छे से बैठो पढ़ने के लिए, और 5 से 6 घंटे लगेगा इस यूनिट को प्रिपेयर करने में आपका, क्योंकि इसमें आपके सिंपली टेस्ट है, उसका उससे रिलेटेड प्रूफ है। तो ये तो इनका प्रूफ तो आपको पता है एक ही पैटर्न से यूज होता है, लॉगरिथम हो गया, डी मॉर्गन थोड़ा थोड़ा चेंज होता है, तो एक ही टाइम में ख़त्म कर दोगे। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लगा लो, इस पैटर्न से होता है। अगर मान लो 5 का क्वेश्चन हुआ, अगर आप उसमें क्वेश्चन किया भी, थोड़ा बहुत गलत हो गया मान लो लास्ट में जाके, तो 4 नंबर तो मिले ना उसमें। ऐसा ना हो कि फिर 5 के पूरे 5 ही आप वहाँ बस स्टेटमेंट ही लेके 2 नंबर मिला, 3 क्वेश्चन ही नहीं कर पाए। तो एक कर लो बस, पूरा ज़्यादा ना टाइम नहीं होता ना कि मान लो कर पाओ, एक तो करके जाओ जहाँ पर कुछ तो कुछ नंबर मिले, और आप अगर 1 2 3 क्वेश्चन लगा रहे हो फिर तो आप कर पाओगे वहाँ पर, ठीक है, इतना प्रॉब्लम नहीं होता। इस बार आप कोची कंडेंसेशन को छोड़ सकते हो, क्योंकि ये पूछा गया था आपका, जीपी टेस्ट हो गया, ये सब पूछा गया था, ठीक है। तो इनको अच्छे से पढ़ के जाना। रेविज टेस्ट हो गया, डी मॉर्गन बर्टलन टेस्ट हो गया, हाइगर लॉगरिथम रेशियो टेस्ट हो गया, लॉगरिथम रेशियो टेस्ट हो गया, ठीक है। कंपैरिजन थ्योरम को भी पढ़ के जाना इस बार, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। कंपैरिजन थ्योरम, कंपैरिजन टेस्ट हो गया, ठीक है, ये टॉपिक कर लेना इनको आप टेस्ट पढ़ के जाओगे, हो जाएगा आपका यहाँ से सिंपली। अब बात करते हैं यूनिट सेकंड जनरल सीरीज की। अब देखो इसमें मैं सिंपली बताता हूँ आपका इसमें क्या कहानी है, क्योंकि जब मैंने करवाया था तो इसमें तो मैंने आपको तभी भी बता ही दिया था वैसे। अब देखो इसमें आप एक बार पेपर देखो, इसमें क्या रहता है, ये सेकंड में देखो दूसरे का मुझे लगता है कि एक पार्ट में किसी ना किसी पार्ट में आपको देखो डिजिटल टेस्ट आपके इम्प्रॉपर इंटीग्रल के लिए भी है और कन्वर्जेंस सीरीज ऑफ रियल नंबर के लिए भी है, ठीक है। डिजिटल टेस्ट और होगा, एबल टेस्ट हो गया, तो ये 2 टेस्ट में
होप सो मानता हूँ कि एग्ज़ाम में पूछने के चांसेस बन सकते हैं आपके। ठीक है, किसी एक पार्ट में तो देखने को लिए मिलेंगे आपका। डिजिटल टेस्ट हो गया, एबल टेस्ट हो गया, बस इतना याद रखना, स्टेटमेंट दे दे तो समझ जाना कि ये वही टेस्ट दिया है आपका। ठीक है, और इसमें सिंपली देखो इसमें क्वेश्चन कैसे रहता है, बस इसी बात दो थोड़ा सा पैटर्न इसने ऐसे चेंज कर दिया। मान लो इसकी और में ये क्वेश्चन दे दिया है, इसमें देखो सिंपली ये जो आपको स्टेटमेंट ये दिख रहा है ना, ये जो स्टेटमेंट दिख रहा है ये आपके एबल टेस्ट का स्टेटमेंट है। तो इसमें एबल टेस्ट और डिजिटल टेस्ट दोनों को दे दिया है। बहुत कम चांसेज होता है कि दोनों टेस्ट मान लो पूछ ले वो। तो इसका स्टेटमेंट दे दिया एबल टेस्ट का, यहाँ पर सीधा नाम दे दिया उसका। तो ये आपका एक थ्योरम तो देखने को लिए मिलती है ज़्यादातर केसेस में, तो आई होप सो इस बार भी आपकी एक थ्योरम देखने को मिले इन दोनों में से किसी एक में। अगर नहीं देखने को मिलती है ना, तो मैं 2 क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, उनको आप पढ़ के जाना इसमें, क्योंकि और में कुछ भी पूछे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मान लो, क्योंकि इसके और में इस बार जो क्वेश्चन रहने वाला है वो आपका इसी से रहेगा। देख लो, कोची प्रोडक्ट ऑफ सीरीज़ से रहेगा। तो कोची प्रोडक्ट ऑफ सीरीज़ आपको पढ़ने की वो नहीं है, क्योंकि कोची प्रोडक्ट ऑफ सीरीज़ अगर आप पढ़ोगे इससे अच्छा है कि आप डिजिटल टेस्ट हो गया, एबल टेस्ट हो गया, ठीक है, और 2 क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, इनको और पढ़ के जाना आप। ठीक है, हो जाएगा आपका सिंपली यहाँ पर, क्योंकि इसके और में आपका कोची प्रोडक्ट सीरीज ही पूछा जाएगा, इसके और मैं बता रहा हूँ मैं। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है आपका 15 में पूछा गया था। देखो ये क्वेश्चन है आपका, 1 मिनट मैं निकाल देता हूँ। देखो ये क्वेश्चन ये आपको वैसे देखने को भी मिलेगा, पीछे भी आपने देखा होगा। तो इसमें देखो क्वेश्चन कैसे रहता है कि दूसरे के जो बी पार्ट में, जैसे मान ए अभी कोई पार्ट में पूछे मान लो, मतलब लास्ट टॉपिक से क्वेश्चन रहता है। देखो ये दोनों लास्ट टॉपिक के ही तो क्वेश्चन थे आपके। तो उसमें क्या जो क्वेश्चन रहता है आपका, या तो देखो वो सीधा सीधा देखो इसमें आपको अगर दिख रहा होगा तो आपको लेमनीज सॉरी एबल्स और डिजिटल टेस्ट नहीं देखने को मिला। तो उस केस में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको, ये जब डिजिटल और एबल टेस्ट नहीं होगा। अगर डिजिटल एबल टेस्ट हो गया तो ये नहीं आएगा। तो जब वो दोनों अगर पूछ लिए हैं तब मैं बोल रहा हूँ कि इसको आप प्रिपेयर कर लेना इस क्वेश्चन को। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हो गया। और फिर ये आपका देखो इस टाइप का क्वेश्चन है, सम ऑफ द सीरीज सो दैट इज हाफ ऑफ द सम ऑफ द सीरीज। इस टाइप के क्वेश्चन पर आपको वीडियो जल्दी मिलेगा। ठीक है, सेकंड यूनिट में मैंने बोला था आपसे कि मैं इस टाइप का आपको टॉपिक पढ़ाना भी वो है। देखो ये दोनों टॉपिक वैसे इसमें तो मान लो और मैं पूछ लिया, वैसे चांसेस कम रहते हैं, या तो मान लो यहाँ से आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन रहता है या फिर इसी का क्वेश्चन रहता है, मतलब ये एक ही रहते हैं चांसेस में। जहाँ पर आपका कोची प्रोडक्ट पूछता है तब इसमें कोची प्रोडक्ट ऑफ द सीरीज से क्वेश्चन नहीं पूछा है, इसलिए मान लो दोनों को और में रख दिया है। नहीं कम चांसेस होता है मतलब यही पूछा जाए या ये पूछा जाए, या आपकी ये 2 थ्योरम दी जाएँ, एबल टेस्ट हो गया, डिजिटल टेस्ट हो गया। ठीक है, उसके और में आपका कोची प्रोडक्ट रहता है। अगर कोची प्रोडक्ट आया तो वहाँ पर फिर आपको एबल या डिजिटल या ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा तीनों। तो एबल, डिजिटल और ये, ठीक है, तीनों आप पढ़ लेना इसमें से। तो यहाँ से आपको कोची प्रोडक्ट पढ़ने की फिर ज़रूरत नहीं है, कोची प्रोडक्ट के और में आप कर ले जाओगे। फिर जो पहला क्वेश्चन रहता है, मान लो पहला मतलब बी पार्ट में वो दे दे या पहले में दे दे, तो वहाँ पर जो आपका क्वेश्चन रहता है वो रीअरेंजमेंट से रहता है, और आपका जो अल्टरनेटिंग सीरीज है, ठीक है, वहाँ से रहता है। तो मतलब आप देखो लेबनीज टेस्ट हो गया, तो लेबनीज टेस्ट मैंने आपको डिस्कस करवाई था, तो लेबनीज टेस्ट से वो क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे सिंपली। ठीक है, या फिर आप देखो सिलेबस से ही मैं समझा देता हूँ आपको कि यहाँ पर आपको फिर ये रीअरेंजमेंट ऑफ द सीरीज नहीं पढ़ने की जरूरत है इसमें। ठीक है, रीअरेंजमेंट ऑफ द देखो अगर आप रीअरेंजमेंट ऑफ द सीरीज आपने अच्छे से कर लिया है, इसमें जो रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, अगर ये आप कर लिए हैं तो फिर आपको ये लेबनीज टेस्ट हो गया और एब्सोल्यूट कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज ये पढ़ने की जरूरत नहीं। इससे रिलेटेड जितने भी थ्योरम है ये कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपने रीअरेंजमेंट ऑफ द सीरीज को अच्छे से पढ़ लिया है तो कोई उसकी नीड नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपका ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट जो कंडीशनल कन्वर्जेंसी है इसी से इसी के और में क्वेश्चन रहता है आपका रीअरेंजमेंट ऑफ द सीरीज से। इस पर मान लो ये मार्टिन थ्योरम का स्टेटमेंट पूछ लिया है, नहीं पूछा नहीं जाता है, बहुत कम चांसेस होता है। इस पर मान लो पूछ लिया तो फिर नेक्स्ट टाइम तो रिपीट होने के चांस कम है, जब पूछ लिया तो उसकी प्रोबेबिलिटी कम हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो एब्सोल्यूट कंडीशनल कन्वर्जेंस और इसके रीअरेंजमेंट ऑफ द सीरीज ये जो टॉपिक हो गए, ठीक है, तो क्योंकि ये पूरे टॉपिक ही आया था ना, इसमें अल्टरनेटिव हो गया, लेबनीज हो गया ये आपके, तो या यहाँ से क्वेश्चन रहता है या फिर आपका रीअरेंजमेंट ऑफ द सीरीज और इससे रिलेटेड जो थ्योरम है वहाँ से क्वेश्चन रहता है। तो अगर आप वो कर चुके हो, जैसे मान लो रायमन थ्योरम और इवन एब्सोल्यूट कंडीशनल कन्वर्जेंस सीरीज, ये सी का पार्ट है, तो इस टॉपिक से क्वेश्चन रहता है या फिर आपका ये ऊपर वाले टॉपिक से। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ईजी तो आपको ये पड़ेगा,
यहाँ पर लेबनीज टेस्ट हो गया, और आपको एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज की डेफिनेशन इसकी प्रिपेयर कर लो, और एबली एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट सीरीज कन्वर्जेंट हो गई, वो थ्योरम हो गई, उसको प्रिपेयर कर लो, और इससे एग्जाम्पल कर लो, बस इतना इनफ रहेगा। फिर आपका 1 का ए बी को और का क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। फिर और का रीअरेंजमेंट का आप इजीली छोड़ सकते हो। और फिर कॉची प्रोडक्ट के लिए मैं बता ही चुका हूँ कि ये अगर यहाँ से क्वेश्चन आया, क्योंकि लास्ट ईयर आया था, ठीक है, ये आया था कॉची प्रोडक्ट टू कन्वर्जेंट, इसको पढ़ने की जरूरत है नहीं, इसके और में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा वहाँ से जो मैं बोला हूँ, ठीक है। ये होता है सिंपली, अगर आप समझे होंगे, आई होप सो थोड़ा सा आपको हेल्प हुई होगी। पर लेकिन वीडियो यार लॉन्ग हो जाता है, मैं समझा था कम टाइम में हो जाएगा, ठीक है, पर लेकिन थोड़ा सा एक्सप्लेन करने में टाइम हो गया वहाँ पर। तो इस बार के लिए जो हाईलाइटेड टॉपिक लास्ट बार, ये आप समझ गए होंगे कौन कौन से यूनिट के कौन कौन से टॉपिक हैं लास्ट यूनिट के। तो आपको बार बार ये भी आ रहा था, मैं बता देता हूँ कि आप जो बोल रहे हो कि मैट्रिक स्पेस और यूनिट 5 में, देखो लीनियर अलजेब्रा का मैं यूनिट 5 आपको डिस्कस करवाऊँगा, ठीक है, क्योंकि यूनिट 5 में बस 3 टॉपिक हैं। देखो वैसे तो उसमें 4 टॉपिक हैं आपके, मतलब एक थ्योरम है आइगन वैल्यू और उन सब पर, ठीक है। अब देखो 4 में से अगर 3 टॉपिक हम कर लेते हैं तो हमारी प्रोबेबिलिटी 100% है वहाँ पर। अब आप ही समझो, 4 टॉपिक 4 क्वेश्चन, कितना करना है, 2 करना है, 1 छोड़ना भी है, ठीक है। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी वहाँ पर हमारी अच्छी है, क्योंकि यूनिट 5 में बस 4 ही टॉपिक हैं आपके जहाँ से क्वेश्चन आता है। तो बस 5 में से एक टॉपिक हम छोड़ेंगे, आइगन वैल्यू, वो सारी चीज़ हम थ्योरम बिल्कुल वहाँ से उनकी थ्योरम नहीं डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो पूछ भी था है, उसको छोड़ देंगे, उसके और में जो क्वेश्चन होगा उसको हम कर ले जाएंगे। दूसरे के और में भी हम दोनों टॉपिक पढ़ लेंगे, वहाँ से भी हम कर ले जाएंगे, ठीक है। तो उसमें 3 टॉपिक हम डिस्कस करेंगे आपकी लीनियर अलजेब्रा में, आपको करवाऊँगा। आपका कमेंट भी आ रहा था, और आपका मैट्रिक स्पेस में जो मैं 3 टॉपिक बोला हूँ, इन टॉपिक को मैं आपको कवर करवा दूँगा, ठीक है। डेफिनेशन और ये हो गया, मैट्रिक स्पेस हो गया आपका। बीच में फिर जितने टॉपिक है उन सबको हम स्किप कर देंगे, फिर आपका चलेंगे थोड़ा सा हम क्लोज और जो सॉरी ओपन सेट, और वो भी हम पढ़ लेंगे, क्लोज और ओपन सेट डिस्कस कर लेंगे। फिर हम चलेंगे सीधा लिमिट ऑफ सीक्वेंस पर, कॉची सीक्वेंस पर पढ़ लेंगे, ठीक है। अगर फिर बाद में थोड़ा अगर टाइम बचा तो कंप्लीटनेस जो टॉपिक है वो वाला पढ़ेंगे, नहीं तो फिर उसको छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये टॉपिक मैं आपको डिस्कस करवा दूंगा। तो पेपर जिस पैटर्न से आ रहा है, अगर उसी पैटर्न से आया तो आपका पेपर बन जाएगा अच्छा, ठीक है। ये है, तो अब सीधा आपको एक वीडियो मैकेनिक्स पर और मिलेगा, बस उसी में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है इम्पोर्टेंट निकालना, ठीक है। तो कुछ थ्योरम से निकाला जा सकता है, तो वो हम डिस्कस करेंगे उसी वीडियो में। मिलते हैं आपसे उसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।